गाइस, दिस इज विशाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन डीमोनेटाइजेशन। हम सब जानते हैं नवंबर 8 2016 को क्या होता है। मोदी जी आते हैं और मोदी जी आने के बाद में 500 और 1000 रुपए के नोट्स को कर जाते हैं बैन, यानी कि डीमोनेटाइज कर देते हैं उसके सर्कुलेशन को। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, इसको लेकर कई सारी पेटिशंस जो हैं वो फाइल होती हैं। लगभग 58 पेटिशंस यहां पर फाइल होती हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये एग्जीक्यूटिव एक्शन जो लिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या ये एक लेजिटिमेट या वैलिड एक्शन है या नहीं। इसी को लेकर करंट केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आता है तो एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहां पर राइट की कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसका गठन किया जाता है। इस 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में से 4:1 की मेजोरिटी से रिसेंटली जनवरी 2 को, किस दिन, जनवरी 2 को, न्यू ईयर्स पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है और यह कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेप था रिलेटिंग टू डीमोनेटाइजेशन वो एक वैलिड स्टेप है। वो कैसा स्टेप है? एक वैलिड स्टेप है। और सारी की सारी 58 क्लस्टर पेटिशन जो लगाई गई थी उन सबको तत्काल प्रभाव से डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। नाउ जो इसके अंदर जजेस जो थे, इस बेंच के अंदर जो 5 जजेस थे उनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन दैट एज वेल। नाउ द बेंच वाज हेडेड, इनमें जो बेंच में जो जस्टिसेस थे, जस्टिस एस ए नजीर, एंड ये बेंच को हेड किए थे। he was the one who was heading this bench and other members of the bench were justice B.R. Gawai, B.V. Nagaratna, A.S. Bopanna and V. Rama Subramaniam. नाउ ये तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अब इसमें मेजॉरिटी ओपिनियन और माइनॉरिटी या डाइसेंटिंग ओपिनियन किसने दिया ये भी हम देख लेते हैं। जस्टिस बी आर गवाई जो है, इन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट डिलीवर किया एंड दिस मेजॉरिटी जजमेंट वाज सपोर्टेड बाय जस्टिस एस ए नजीर, ए एस बोपन्ना एंड वी रामा सुब्रमण्यम। लेकिन जो आपको एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज द dissenting judgment in this case. Who gave this dissenting judgment? That is none other than Justice B.V. Nagaratna. It is ऑलरेडी मैं आपको इसको लेकर बता देता हूं कि अभी सोशल मीडिया पर भयंकर लेवल पर ये हाइप चल रही है कि क्या जस्टिस बीवी नागरत्ना का ये जो डाइसेंटिंग जजमेंट था, ये डाइसेंटिंग जजमेंट जस्टिस एच आर खन्ना के डाइसेंटिंग जजमेंट से कम नहीं है। नाउ अब ये सही है या नहीं, इसको लेकर एक डिटेल डिस्कशन एक अलग वीडियो में ही किया जा सकता है। लेकिन सो फार इन दिस पर्टिकुलर केस हम यहां पर क्या करेंगे, हम इस पूरे जजमेंट को डिस्कस करेंगे एंड इन केस माइनॉरिटी जजमेंट को लेकर वी आर गोइंग टू कम अप विथ अ सेपरेट वीडियो आल्सो, बिकॉज इनका माइनॉरिटी जजमेंट में इतना कुछ है इस डाइसेंटिंग जजमेंट में विच कुड बी डिस्कस्ड इन द केस इटसेल्फ, राइट। So let's move forward. अब हम आगे की कहानी पर चलते हैं and that is the majority judgment, right? So जैसा मैंने कहा कि 4:1 से सेंटर के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या किया, अपहेल्ड किया। कहा कि ये जो जजमेंट है ये एक वैलिड है और ये सेटिस्फाई करता है द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। क्या सेटिस्फाई करता है? टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आएगा, व्हाट इज दिस टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्चुअली है क्या? नाउ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में का मतलब यह होता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जा रहा है, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन, कोई जो भी हम एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते हैं उसके पीछे कुछ डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं, है ना। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है तो वो ऐसे ही हवा में तो नहीं लिया जा सकता, उसके पीछे कुछ ना कुछ कोई रिजल्ट, कोई ना कोई डिजायर्ड रिजल्ट, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो सब होते हैं। लेकिन क्या इन एग्जीक्यूटिव एक्शन जो हम लेंगे और डिजायर्ड रिजल्ट जो हमें अचीव करने हैं, इसको लेकर हम जितना ड्रास्टिक मेजर्स ले सकते हैं, जितना एक्सटेंड तक हम ड्रास्टिक मेजर्स ले सकते हैं, अगर उससे ज्यादा परिणाम घातक हो जाते हैं, तब क्या हम ये कहेंगे कि वो जो एग्जीक्यूटिव एक्शन था वो आपके डिजायर्ड रिजल्ट के से एक रैशनल नेक्सस बनाता है? इसी बात को यहां पर आगे चलकर चैलेंज किया गया। यानी कि अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो मुझे अगर एक स्पैरो को मारना है, इफ आई हैव टू किल अ स्पैरो, तो मैं उसे गन शॉट से मारूंगा कि मैं उसे तोप से, कैनन से मारूंगा?
ऑब्वियसली बात है, गन शॉट से ही मारूंगा ना। सो हमें जो परिणाम है वो कैसे होने चाहिए, इट शुड बी ड्रास्टिक हो सकते हैं, लेकिन जितनी सीमा तक होने चाहिए उतने एक्सटेंट तक ही आप उन ड्रास्टिक मेजर्स को ले सकते हो। Proportionality means that the administrative action should not be more than drastic than it ought to be. जितना ड्रास्टिक एक्सटेंट तक जा सकते हो उतना ही जाना है फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ proportionality. Now, मेजॉरिटी जजमेंट यहां पर क्या कहता है, व्हाट इज द मेजॉरिटी जजमेंट पर्टेनिंग टू दिस? अब मेजॉरिटी जजमेंट में डीमोनेटाइजेशन को लेकर सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है दैट डीमोनेटाइजेशन का क्लियर कट एक रैशनल नेक्सस था विद द पर्पस और विद द ऑब्जेक्टिव। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड डीमोनेटाइजेशन, क्यों लेकर आए थे, राइट? इन ऑर्डर टू कर्ब करप्शन से फाइट करने के लिए, उसे रोकने के लिए, राइट? ब्लैक मनी जो सर्कुलेशन में थी उस फियास्को को खत्म करने के लिए, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। नाउ आगे की कहानी ये बनती है कि जब आप इस तरीके का कोई, सुप्रीम कोर्ट का यहां पर ये कहना था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। they went one step further and they say कि ठीक है, आपका एक डिजायर्ड रिजल्ट था, अगर एक डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो पाता है नहीं हो पाता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, that we do not care about. That is exactly what the Supreme Court said. Court went one step further to state that it is not important if the desired objective is achieved or not. और उन्होंने कहा कि जो 52 डेज का टाइम पीरियड जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, ये एक वैलिड टाइम पीरियड है, इसको हम एक वैलिड टाइम पीरियड कहेंगे। एंड ऑन दीज पर्टिकुलर ग्राउंड्स वो ये कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन है ये एब्सोल्युटली एक लेजिटिमेट डिसीजन है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन में आता है इस पर्टिकुलर case से related, and mind you this is very important for the purpose of your examination, that is section 26 subsection 2 of the RBI Act, जो बात करता है लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ नोट्स को लेकर। इसमें कहने का मतलब बस इतना है कि हर बैंक नोट जो होगा वो लीगल टेंडर है, कोई भी बैंक नोट है, कोई भी करेंसी नोट है, वो आपका क्या है, एक लीगल टेंडर है, मतलब जिसको लेकर आप ट्रांजैक्शंस आए दिन कर सकते हैं। अब इसकी डिमोनेटाइजेशन को लेकर सबसेक्शन 2 के बारे में चर्चा है। अब सबसेक्शन 2 जो है वो ये कहता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन कर एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स, प्लीज रिमेंबर ऑन दिस वर्ड, एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन, उसे खत्म कर सकती है, सीज कर सकती है टू बी अ लीगल टेंडर, राइट? सो दैट इज व्हाट द प्रोविजन इज टॉकिंग अबाउट। इस पर आपको दो चीजें याद रखनी है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, क्योंकि इन्हीं पर आगे हमारे इश्यूज आने वाले हैं, और दूसरा एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स वर्ड पर आपका फोकस होना चाहिए। अब सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 को देखने के बाद में जो यहां पर वर्ड यूज किया जा रहा है एनी सीरीज, एनी सीरीज, इसका मतलब क्या है ये आप देखिए। इसका मतलब यह है कि अगर 500 रुपए के नोट्स हैं, इफ देयर आर 5 रुपी नोट्स, 500 रुपीज के नोट्स हैं, और 500 रुपीज के लेट्स कॉल इट पहला नोट से लेकर 10,000 नोट्स बनाए जाते हैं, राइट? तो और इन पर एक नंबर दिया जाता है, एक सीरीज में बनाए जाते हैं, लेट्स कॉल इट ये एक सीरीज 1 है। इसी तरह से 11,000 से लेकर जो 20,000 तक के नोट्स बनाए जाते हैं ये है सीरीज नंबर 2, और 21,000 से 30,000 के जो नोट्स बनाए जाते हैं ये सीरीज नंबर 3। यानी कि प्रोविजन कह रहा है आप इसकी कोई भी सीरीज जो है वो आप क्या कर सकते हो, बैन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सीरीज 1 को बैन कर सकते हो, सीरीज 2 को बैन कर सकते हो, लाइक दैट। लेकिन क्या पूरे के पूरे 500 के नोट्स को हम बैन कर सकते हैं? इन पर क्वेश्चन उठा आगे चलकर, जिस पर अल्टीमेटली ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इंटरप्रिटेशन रूल को अप्लाई करते हुए कहा कि एनी जो वहां पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वेयर दे हैव यूज्ड द वर्ड एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स, जो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है यहां पर इस वर्ड के अंदर, दे आर बेसिकली सेइंग इट कैन बी यूज्ड टू डिमोनेटाइज द होल सीरीज ऑफ करेंसी। यहां पर क्या किया जा सकता है, होल, इस प्रेस के अंदर हम पूरे के पूरे 500 के डिनोमिनेशंस के नोट्स, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के हों, राइट, या 1000 रुपीज के डिनोमिनेशंस के नोट्स जो भी पर्टिकुलरली किसी भी सीरीज के हों, हम उन्हें पूरे के पूरे नोट्स को भी क्या कर सकते हैं, डिमोनेटाइज कर सकते हैं, और ये एक एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं है, करेक्ट? सो दैट इज द फर्स्ट पर्टिकुलर पार्ट पर्टेनिंग टू
दिस। अब इसके बाद में आगे की कहानी जब बढ़ती है तो कोर्ट ऑब्जर्व करके कहता है कि इतना रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग इसे नहीं दिया जा सकता। जो फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स को, यानी कि एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स के अंदर हम पूरे के पूरे डिनोमिनेशंस को भी क्या कर सकते हैं, डिमोनेटाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक्शन जो है वो एक लेजिटिमेट एक्शन है जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिमोनेटाइजेशन को लेकर लगभग 6 महीने चर्चा की। तो हमें क्या दिखता है, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन और एक जो डिजायर्ड रिजल्ट या ऑब्जेक्टिव है, उन दोनों के बीच में एक रैशनल नेक्सस भी देखने को मिलता है। इसी रीजन से, इन सभी रीजन को देखते हुए ये जो एक्शन है ये एक लेजिटिमेट एक्शन है, विच वॉज द मेजोरिटी ओपिनियन ऑल्सो। नाउ लेट्स लुक एट द माइनॉरिटी ओपिनियन। अब माइनॉरिटी ओपिनियन में क्या कहा गया, अब माइनॉरिटी ओपिनियन जो दिया जाता है दैट इज जस्टिस नागरत्ना का डिसेंटिंग ओपिनियन। जस्टिस नागरत्ना ने इसके अंदर ये कहा, जो पहला चीज वो डिटरमाइन कर रहे हैं दैट कि जो 500 और 100 रुपीस के जो डिनोमिनेशंस जो हुए, जिनकी नोटबंदी हुई है, यानी कि जो 500 रुपीस और 1000 रुपीस के डिनोमिनेशंस के नोट को डीमोनेटाइज किया गया, ये एक सीरियस मैटर है। इसकी पूरी सीरीज को, अगर इसकी पूरी सीरीज को डीमोनेटाइजेशन किया जाता है तो ये कैसा है, ये एक सीरियस मैटर है एंड इट कैन नॉट बी डन मियरली बाय इशूइंग अ गजेट नोटिफिकेशन। उनका ये कहना है कि सिर्फ मियरली सेंट्रल गवर्नमेंट एक गजेट नोटिफिकेशन कर दे और उसे उठाकर क्या कर दे, उसे उठाकर डीमोनेटाइजेशन कर दे पूरी सीरीज ऑफ रुपीस 500 एंड 1000 रुपीस के नोट्स का, तो ये कोई सही स्टेप नहीं है। नाउ नाउ आगे चलकर उन्होंने ये कहा दैट चैलेंजिंग द लीगल ग्राउंड्स एंड नॉट द ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने कहा ठीक है, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो वेल इंटेंशन्ड एंड वेल थॉटफुल है, या मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूं, दैट इज व्हाट जस्टिस नागरत्ना वाज सेइंग इन दिस केस। लेकिन हम सिर्फ जजमेंट किस बेसिस पर नहीं दे सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलरली सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डिसीजन नहीं देते हैं, हमें उनके लीगल ग्राउंड्स पर उस जजमेंट को डिटरमाइन करना पड़ता है। और उनका कहना है कि जब हम इन लीगल ग्राउंड्स को देखते हैं, जो कि बेसिकली यहां है, दीज आर द लीगल ग्राउंड्स, इन लीगल ग्राउंड्स को जब हम देखते हैं तो हमें देखकर समझ में आता है कि ये प्रोसेस बिल्कुल अनलॉफुल थी। नाउ व्हाट इज बेसिकली ऑन व्हाट ग्राउंड्स दे हैव स्टेटेड दिस, दो इसको लेकर जैसा मैंने कहा एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन काफी कम शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑन व्हाट पर्टिकुलर ग्राउंड्स उनका कहना है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है ये कैसा है, या एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है दैट इज नॉट लेजिटिमेट, वो लेजिटिमेट नहीं है। नाउ सबसे पहले उनका कहना था दैट द टर्म एनी सीरीज, जो सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में यूज किया गया था, दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन ऑल सीरीज, कि आप उठाकर पूरे के पूरे डिनोमिनेशंस बंद कर दो, वो नहीं हो सकता है। आपको एक पर्टिकुलर सीरीज के नोट्स बंद कर सकते हैं, पूरा का पूरा नहीं। देन शी ऑल्सो स्टेटेड, उनका यह कहना था कि अगर हम सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 ऑफ आरबीआई एक्ट को देखते हैं तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई थी विच वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, यानी कि ये जो प्रोसेस शुरू होनी चाहिए डिमोनेटाइजेशन की, ये आइडिया किसकी तरफ से शुरू होना चाहिए, प्रपोज किसकी तरफ से होना चाहिए, दिस प्रपोजल शुड कम फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। लेकिन जो पीस ऑफ एविडेंस वगैरह कलेक्ट हुई थी उससे देखकर समझ में आया ये आइडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई को पहुंचता है। और इसमें देखने के बाद में उनका ये कहना था कि जब इस तरीके की चीज आती है तो सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 जो है उसका पर्पस वही के वही विशेष हो जाता है, खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली राइट, सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन के अंदर यह कहा कि यहां पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई की जो सेंट्रल बोर्ड है उनके साथ में कोई कंसल्टेशन जो किया वो कोई एक वैलिड कंसल्टेशन नहीं था, और वहां पर उनके पास में कोई इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई हमें देखने को नहीं मिलती। अगर एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड देखने को मिलती, यानी कि वो खुद अपनी तरफ से आते, खुद डिस्कशन करते रिलेटिंग टू डीमोनेटाइजेशन, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर नोटिफिकेशन के जरिए डीमोनेटाइजेशन करती, तो ये वैलिड स्टेप होता। लेकिन ये देखने को नहीं मिलता है एंड हेंस दिस स्टेप इज नॉट अ लेजिटिमेट मेजर। ये सेकंड ग्राउंड था। तीसरा ग्राउंड जिस पर उन्होंने यहां पर डिस्कशन किया दैट वाज दैट सच एन एक्सरसाइज शुड हैव बीन कैरीड आउट थ्रू लेजिस्लेशन एज अपोज्ड टू एन एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन। उनका कहना यह है कि जो भी एक्सरसाइज आप यहां पर कैरी कर रहे हो,
राइट, उसको लेकर सिर्फ ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल दिया और डिमोनेटाइजेशन कर दिया, दैट इज नॉट अ राइटफुल स्टेप। ये कोई राइटफुल स्टेप नहीं है। अगर आपको ये करना ही है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए एक लेजिस्लेशन पास करनी चाहिए, यानी कि पहले आपको पार्लियामेंट में इसको लेकर एक बिल लेकर आना चाहिए था जिस पर डिस्कशन होता बाय द ऑपोजिशन एज वेल एज द रूलिंग पार्टी, और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचते। क्योंकि आपने स्टेप को अवॉइड किया, ये बहुत एक आर्बिट्ररी प्रोसेस हमें देखने को लग रही है। And hence, because of all these particular factors, Justice Nagaratna have called that the executive action or the administrative action of the central government was not a lawful one. However, हमें पता है that Justice Nagaratna का dissenting opinion in this case, अब इसकी कोई रेलेवेंस जो है, राइट, वो सिर्फ एकेडमिक रेलेवेंस है, लेकिन अगर मैं बात करूं जो अल्टीमेटली इस केस के अंदर हेल्ड हुआ, जैसा आप जानते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को बैकिंग दी है सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ओपिनियन ने बाय 4:1। सो आई होप यू ऑल हैड अ फ्रूटफुल डिस्कशन। आपको यहाँ पर जो डिस्कशन लगा होगा वो एक फ्रूटफुल डिस्कशन लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप दैट दिस पर्टिकुलर जजमेंट के रेमिफिकेशन, जो भी पर्टिकुलरली चीजें इसमें बताई गई, वो सब आपको क्लियर हो गई होंगी। मीन टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू, बाय बाय।